राम राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में और यूरोप में समाजवाद कैसे विकसित हुआ इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजवादी परिवर्तन का युग। फ्रांसीसी क्रांति ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जिसमें समाजवाद की संरचना में आमूल परिवर्तन आ गया था। यूरोप में समाजवाद परिवर्तन के पक्ष में सबकी राय अलग अलग थी। कुछ समूह थे वहाँ पे, उन सब की राय समाजवाद के प्रति अलग अलग थी। एक समूह था उदारवादी। ये उदारवादी सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाने के पक्ष में थे। ब्रिटेन की सरकार चाहती थी, सपोर्ट करती थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड की समर्थक थी, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंशागत शासकों की अनियंत्रण सत्ता के खिलाफ तथा समूह प्रतिनिधि पर आधारित ऐसी सरकार चाहते थे जो अफसरों शासकों के प्रभाव से मुक्त हो, जहां सुशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार शासन हो। परंतु ये लोग लोकतांत्रिक नहीं थे और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ संपत्ति अधिकारियों में होगा। ये सभी धर्मों के पक्ष में थे। एक बात ये, वयस्क मताधिकार सभी को मताधिकार नहीं देना चाहते थे ये, ठीक है। और एक था रेडिकल्स यानी कि आमूल परिवर्तनवादी। ये ऐसी सरकारी पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, बहुमत है ना, उनका आधारित हो। ये चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिले। ये जो संपन्न उद्योगपति और जो बड़े जमींदार से मिलने वाले विशेषाधिकारों से तथा संपत्ति के संकेंद्रण के खिलाफ, परंतु निजी संपत्ति के विरोधी, जो ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं, उनके खिलाफ थे। लेकिन जो आम आदमी की लोकल प्रॉपर्टी हो है उसके पक्ष में थे। रूढ़िवादी, ये उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ थे। 18वीं-20वीं शताब्दी तक ये परिवर्तन के विरोध रहे, परंतु 19वीं शताब्दी आते आते इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की। ये चाहते थे अतीत का सम्मान हो तब परिवर्तन की रफ्तार धीमी हो। ये पुरानी विचारधारा थी, अतीत को साथ लेकर चलते थे। फिर समाजवाद। यूरोप में समाजवाद का आगमन 19वीं सदी के मध्य में हुआ। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये निजी संपत्ति नहीं चाहते थे भाई किसी के पास निजी संपत्ति हो। ये सरकार ये चाहते कि सरकार सामूहिक खेती करे और सामूहिक उद्योग लगे, ठीक है। ये कोऑपरेटिव्स के रूप में सामूहिक निर्माण और मुनाफे का श्रम का अनुसार बंटवारे में पक्षधर थे। जो जितना काम करेगा उसने उतने पैसे मिल जाएंगे, उसके पक्ष में थी। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 तथा फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए। तब मजदूरों का एक नया समाज साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी है आज के दिन, विकसित किया। साम्यवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। ब्रिटेन और जर्मनी में मजदूरों ने कई संगठन बनाए, कोष निर्माण किया, जो राजस्व कोष होता उसका निर्माण किया। काम में घाटे की कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई, जो नुकसान हो रहा था और लोगों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनकी काफ़ी मदद की, ठीक है। 1905 में ब्रिटेन में समाजवादियों ने ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारी एक संस्था यानी पार्टी लेबर पार्टी बनाई। फ्रांस में सोशलिस्ट लेबर पार्टी समाजवादियों ने बनाई। 1914 तक कोई समाजवादी पार्टी नहीं भी सरकार नहीं बना सकी। पार्टी तो बना दी ने, लेकिन 1914 तक कौन सी भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। संसदीय चुनाव में अनेक समाजवादी चुने जाते जिन्हें कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस पर सरकारों, रूढ़वादियों तथा रेडिकलिफ और उदारवादियों का अच्छा प्रभाव रहा, ठीक है। अब करते हैं रूसी क्रांति। ये हमने पढ़ा था यूरोप में समाजवाद, अब पढ़ते हैं रूसी क्रांति। यूरोप में सबसे पीछे औद्योगिक क्षेत्रों में से एक रूस में फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हुआ और साम्यवादियों ने सत्ता मिली। राजशाही का पतन हुआ और समाजवादियों यानी कि लोकतंत्र, लोगों को, समाज को शक्ति मिली अपने फैसले लेने की। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, ठीक है। मॉस्को के आसपास के क्षेत्र फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से इस संप्रदाय के अंग थे।
यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला था और आज के मध्य एशिया के राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसके अंतर्गत थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजी शाखा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, पर कैथोलिक, प्रोटेस्ट और मुस्लिम तथा बौद्ध की काफ़ी संख्या में थे। मतलब ये भी काफ़ी संख्या में थे और वो भी। ठीक है। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता जो थी मतलब कृषि पर निर्भर थी। रूस अपनी ज़रूरतों के अलावा अनाज का निर्यातक भी था, मतलब अनाज ज़्यादा हुआ करता। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को रूस की राजधानी आज प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे, जहां स्वतंत्र कारीगरों के अलावा कारखानों में भी अधिक संख्या में थे। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। कारखानों के मजदूर अधिकतर शहरों में स्थायी रूप से निवास करते थे। देहात में किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही या चर्चों का स्वामित्व था। किसान सामंतों या नवाबों की इज्जत नहीं करते थे। कभी कभी अपनी ज़मीन कम्यून को दे देते थे, जो किसानों को ज़मीन का बंटवारा करता था। रूस में समाजवाद। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूसी सामाजिक लोकतंत्र श्रमिक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इंपॉर्टेंट है, 1898 में बनी थी। किसने बनाई थी? मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। किसके विचारों पर आधारित थी? मार्क्स। 19वीं सदी के आखिर में सन 1900 में समाजवादियों ने ग्रामीण इलाकों में लोगों यानी किसानों के साथ समाजवादी क्रांतिकारी दल यानी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई। फिर 1905 में क्रांति। रूस में निरंकुश राजशाही था, मतलब निकोलस जार का शासन था रूस में। उस टाइम निकोलस जार का मतलब उनका राजा था। जार की निरंकुशता के विरुद्ध समाजवादियों ने आंदोलन किया, जिनमें उन्हें पोलैंड के राष्ट्रवादियों तथा जमदियों मुस्लिम का समर्थन मिला। 1904 में जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने से तथा मजदूरों की नौकरी निकाले जाने से मजदूर आंदोलन में उतर गए। ठीक है। पादरी गोपेन के नेतृत्व में मजदूरों के दल में विंटर पैलेस यानी कि जो जार था, निकोलस जार था, उसका महल का नाम है विंटर पैलेस, पर हमला बोल दिया, जहां 100 मजदूरों की हत्या कर दी गई और इसको नाम दिया खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। इसी घटना के बाद 1905 के क्रांति की शुरुआत हुई और मतलब जो सभी थे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब क्रांति में कूद पड़े। ठीक है। ऐसे क्रांति की शुरुआत हुई। 1905 की क्रांति के परिणाम। 1905 में जो क्रांति हुई थी उसके क्या परिणाम थे? जो निकोलस जार था, जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन किया। रूस की संसद ड्यूमा कहलाती है। ड्यूमा गठन किया। पहली ड्यूमा मात्र 75 दिन और दूसरी मात्र 3 दिन में बर्खास्त कर दी गई। ठीक है। घने दिन कौन रही। मतदान कानूनों के दौर में जार खुद पर अंकुश नहीं चाहता था, अतः तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादियों को भर दिया। फैक्ट्री मजदूरों की ट्रेड यूनियनों और गैर कानूनी घोषित कर दी सभी। फिर हुआ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18। 1914 में यूरोप 2 गठबंधनों में बट गया। एक था, पहला खेमा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये थी केंद्रीय शक्तियां। दूसरा खेमा था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इसमें इटली और रोमानिया बाद में शामिल हुए। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रूसी सेना बुरी तरह परास्त हुई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रूसी सेना को बुरी तरह परास्त किया, मतलब जो रूस की सेना इनके इलाके में आई हुई थी। बाल्टिक में जर्मनी का कब्जा हो जाने, बाल्टिक सागर है, एक सागर है बाल्टिक, उस पर जर्मनी का कब्जा हो जाने से औद्योगिक आपूर्ति बंद हो गई। उद्योग और कारखाने ठप पड़ गए। 1916 तक रेलवे लाइन टूट गई। अनाज की किल्लत हो गई। तब मजदूरों तक किसानों ने दंगा शुरू कर दिया। मतलब जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। जर्मनी विरोधी भावना के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया। ठीक है। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण सन 1917 में पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। अत्यधिक ठंड, कोहरा, बर्फबारी से जनता परेशान हो गई थी। संसदीय प्रतिनिधि मतलब जार था द्वारा ड्यूमा को भंग करने, ड्यूमा उनकी संसद को कोशिशों का विरोध कर रहे थे तथा जनता विभिन्नताओं तथा भेदभाव से ऊब चुकी थी। ठीक है। 22 फरवरी को दाएं तट पर
एक फैक्ट्री में तालाबंदी की गई। इसके विरोध में 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर चले आए। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का प्रतिनिधित्व महिला कर रही थी और इसीलिए 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कर्फ्यू लगाया गया और मजदूर तितर बितर हो गए, लेकिन फिर 27 फरवरी को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। 25 तारीख को डुम्मा को भी बर्खास्त कर दिया गया, उनकी संसद को बर्खास्त कर दिया गया था, जिस कारण राजनीति के भी इसके खिलाफ मजदूरों का समर्थन करने लगे। जो निकोलस जार था, जार ने घुड़सवारों को तैनात किया। तैनात पर सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया, मतलब उसके सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया, बगावत कर दी। बड़ी संख्या में मजदूर ड्यूमा के बैठक खाने में इकट्ठा होकर सोवियत परिषद के गठन की मांग करने लगे। मतलब जो उनकी संसद थी उसमें घुस गए बहुत सारे मजदूर। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का गठन हुआ, सैनिकों और मजदूरों के साझा प्रयासों से। जार ने गद्दी छोड़ दी, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। रूस का भविष्य संविधान सभा, जिसका चुनाव वैश्विक मताधिकार से किया गया, को सौंपा गया। 1917 में राजशाही का अंत हुआ। ठीक है, फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। उदारवादी और समाजवादी निर्वाचित सरकार का त्वरित गठन तथा पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर रूस में सोवियतों ने सरकार बना ली। ठीक है, 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन, जो 1914 में ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, लौट आए। लेनिन ने युद्ध की समाप्ति, जमीन किसानों को देने के हवाले करने तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसे ही लेनिन थेसिस कहा जाता है। ठीक है, सैनिकों, किसान, मजदूरों का अलग अलग संगठन बन चुके थे। बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने से सरकार उनका दमन करने लगी थी। जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। अक्टूबर 1917 की क्रांति, सरकार और बोल्शेविकों के बीच टक्कर काफ़ी बढ़ चुकी थी। तानाशाही थोपे जाने की आशंका थी, मतलब देश में अब तानाशाही होगी। इसलिए लेनिन ने विभिन्न संगठनों से बोल्शेविकों को इकट्ठा किया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के साथ सत्ता हथियाने की योजना बनाई। लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति सोवियत की ओर से गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। सरकारी कार्यालयों पर समिति ने कब्जा करने की कोशिश की। अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। विंटर पैलेस नार्जिकोलस का जो महल था। शाम होते होते पूरा शहर समिति के नियंत्रण में आ गया। मंत्रियों की गिरफ्तारी की गई। अन्य शहरों में भी बगावत शुरू होगी, मतलब पूरी तरह देश में बगावत शुरू होगी। दिसंबर में मॉस्को, पेट्रोग्राद पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया, मतलब जो राजधानी थी वहाँ पे बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया पूरी तरह। ठीक है, अक्टूबर के बाद के बदलाव। अक्टूबर के बाद में क्या हुआ? 1917 तक ज़्यादातर उद्योग और बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जर्मनी को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। किसानों, सामंतों को अन्याय कब्जा करने की छूट दी, भाई जाओ हमें तारी जमीना पर वापिस से कब्जा ले लो। सैनिक और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराया। बहुमत नहीं मिला इनको। ठीक है, चुनाव करा दिया बोल्शेविकों ने, लेकिन बहुमत नहीं हासिल कर पाए। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों का प्रस्ताव खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दिया। मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी की संधि कर ली। ठीक है, अखिल रूसी सोवियत संघ को देश की संसद का दर्जा दिया गया। गृह युद्ध। जर्मनी पुनर्वितरण के आदेश से रूसी सेना, जो अधिकांश किसान थे, टूटने लगी थी। वे सेना छोड़कर घर जाने लगे थे। गैर बोल्शेविक, समाजवादी, उदारवादी, राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविकों से लड़ने से, मतलब टुकड़ियां इकट्ठा करने लगे बोल्शेविकों से लड़ने के लिए। 1918 और 19 में रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। 1919 तक जार समर्थकों का और समाजवादी क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त था। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया।
दिसंबर 1922 में गैर रूसी राष्ट्रीयताओं सोवियत संघ को स्वायत्तता मिलेगी। जो यूएसएसआर है उसका गठन 1922 में हो गया था और इसका विघटन हुआ था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में। उस टाइम ये यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था और जो इसका मतलब उत्तराधिकारी बना वो रूस है आज भी। ठीक है, ये थी हमारी रूसी क्रांति और यूरोप का समाजवाद। धन्यवाद।